क्लासेस में आप सभी छात्र छात्राओं का एक बार फिर से स्वागत है। आपने पिछले टर्म पे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पढ़ना स्टार्ट किया था और उसी के क्रम में आज आपको हम विशेष चीज बताने वाले हैं, जिसमें हम आज सीखने वाले हैं कि यौगिकों में किस प्रकार की समावयवताएं पाई जाती हैं। आज हम जानने वाले हैं कि उपसय संयोजी यौगिक में कितने प्रकार की समावयवताएं पाई जाती हैं और एक आसान से तरीके से आपको सिखाना चाहेंगे। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सरल है। आप सभी लोग देखते देखते मुस्कुराने लग गए हैं, इसका मतलब आप लोग सभी लोग बहुत इंटरेस्टेड हैं, बहुत जागरूक हो चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि समावयवता क्या होती है। समावयवता का मतलब है कि ऐसे दो या दो से अधिक यौगिक जिनके अणुसूत्र समान होते हैं परंतु उनकी भौतिक गुण और रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं। चलिए देखते हैं यहां पर ऐसे दो या दो से अधिक यौगिक जिनके अणुसूत्र मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला समान होते हैं परंतु गुण भिन्न भिन्न होते हैं। गुण भिन्न भिन्न होते हैं, उन्हें तो हम कहते हैं समावयवी और इस घटना को हम लोग बोलते हैं समावयव। ऐसे दो या दो से अधिक यौगिक जिनके अणुसूत्र समान होते हैं, जिनके अणुसूत्र समान होते हैं परंतु गुण भिन्न भिन्न होते हैं, उन्हें कहते हैं हम लोग हैं क्या कहते हैं, आइसोमर्स कहते हैं। और इस घटना को हम लोग कहते हैं आइसोमेरिज्म। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में दो प्रकार की समावयवताएं होंगी। आपको पहले भी मैंने बताया है, आपको याद होना चाहिए या आपको ध्यान रखना चाहिए। पहली कौन सी होती है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और दूसरी होती है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। मतलब आइसोमेरिज्म दो प्रकार की यहां पर होती है। पहली संरचनात्मक समावयवता और दूसरी आपकी त्रिविम समावयवता। याद रख पाएंगे मैंने क्या क्या बताया। पहली मैंने कौन सी बताई, संरचनात्मक समावयवता बताई और दूसरी मैंने आपको बताई कौन सी, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं संरचनात्मक समावयवता। ये ऐसी समावयवता है जिसके कंपाउंड्स को आप देखोगे और देखते ही आप जान जाओगे इसमें किस प्रकार की समावयवता है। आपको यह भी बताते चले कि बोर्ड के एग्जाम में इसमें क्वेश्चन किस प्रकार से आता है। एक तो क्वेश्चन इस प्रकार से आता है, सीधे सीधे नाम ले लिया जाता है कि संरचनात्मक समावयवता किसे कहते हैं, किसी एक संरचनात्मक समावयवता का उदाहरण देकर के उसे स्पष्ट कीजिए। दूसरा क्वेश्चन इस प्रकार से आता है कि आपको दो कंपाउंड दे दिए गए, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दिए जाएंगे और उनमें से आपको पहचानना होगा कि इनमें कौन सी समावयवता है। तो सबसे पहले हम लोग स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को पढ़ेंगे। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा। दो कंपाउंड लिए जाए और उनके अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, उसके साथ साथ में अगर इसकी स्ट्रक्चर में भिन्नता पाई जाए, मतलब संरचना में भिन्नता पाई जाए, तो इसका मतलब हो जाएगा कि यह संरचनात्मक समावयवता है। संरचना में भिन्नता कैसे कैसे पाई जाएगी, इसके कई पॉइंट्स हैं। तो सबसे पहले आपको भिन्नता हम बताते हैं आइसोमेराइजेशन। आइसोमेराइजेशन नहीं, आपको यहां पर आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म,
आयोनाइजेशन, आइसोमेरिज्म, आयनन समावैधता। हाँ, कौन सी हो गई? आयनन समावैधता। सबसे पहले हमको पढ़नी है आयनन समावैधता, और यह समावैधता तो बहुत ही आसान है। कैसे? इसमें आपको लिखना है कि वे संकुल यौगिक जिनके अणुसूत्र समान होते हैं, वे संकुल यौगिक जिनके अणुसूत्र समान होते हैं, परंतु जलीय विलयन में वे भिन्न भिन्न प्रकार के आयन्स देते हैं। ऐसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होंगे, परंतु जलीय विलयन मतलब एक्वस सॉल्यूशन में डिफरेंट टाइप के आयन्स देते हैं। मैं लिख देता हूं यहां पर कि ऐसे कंपाउंड जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होते हैं, लेकिन एक्वस सॉल्यूशन में भिन्न भिन्न प्रकार के आयन देते हैं। है जी कि ऐसे कंपाउंड जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होते हैं, लेकिन जलीय विलयन में भिन्न भिन्न प्रकार के आयन्स देते हैं। इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं एक। अभी आप देखिए, यहां से आपके पूरी तरह से समझ में आ जाएगा कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए, और अगर जलीय विलयन में वो आयन्स दे, लेकिन आयन्स वो अलग अलग तरह के हों, तो फिर वहां पर कौन सी समावैधता होगी? वहां पर फिर आयनिक समावैधता होगी, आयोनाइजेशन, आइसोमेरिज्म होगी। जैसे मैं एक एग्जांपल यहां से ले लेता हूं कि PTNS3 का होल 4Cl2, और ये एक मैंने कॉम्प्लेक्स ले लिया। इस टाइप का एक कॉम्प्लेक्स मैंने लिया, इसकी तुलना हमको किससे करनी है? तो दूसरा कॉम्प्लेक्स भी लेते हैं, PTNS3 का होल 4Br2 और ये Cl2। अब इस टाइप से क्वेश्चन आएगा कि दो कुछ आपको दे दिए गए कॉम्प्लेक्स, आपको पहचानना है कि इसमें किस प्रकार की समावैधता पाई जा रही है, किस प्रकार की आइसोमेरिज्म इसके अंदर है। तो देखिए यहां से जलीय विलयन जब इसका आयोनाइजेशन करेंगे हम यहां से, तो ये क्या देगा? Br आयन दे देगा, क्योंकि ये तो कॉम्प्लेक्स बनेगा, इसका आयोनाइजेशन नहीं होगा। और इसमें देखिए क्या मिलेगा? Cl2 है तो 2Cl माइनस आयन दे देगा। देखने वाली बात तो केवल यहीं पर है कि ये देखिए ब्रोमाइड आयन दे रहा है, और ये देखिए क्लोराइड आयन दे रहा है, जबकि दोनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे हैं? सेम हैं। दोनों के अणुसूत्र कैसे हैं? समान हैं, लेकिन जलीय विलयन में वो भिन्न भिन्न प्रकार के आयन्स देते हैं। तो ये दोनों क्या कहलाएंगे? एक दूसरे के आयनन समावैवी कहलाएंगे। क्लियर? क्या कहलाएंगे? एक दूसरे के आयनन समावैवी कहलाएंगे, क्योंकि इनके अणुसूत्र समान हैं। अणुसूत्र भी चेक करना है, तो देखिए यहां पर PT कितना है? 2PTNS4 यहां पर है, 4 सॉरी, एक एक को लेकर देखते हैं। क्या है? PT.4NS3.Cl2.Br2, ये एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इस वाले का निकल गया है। और इसका भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखिए तो क्या है? PT है, देखिए NS3 का होल 4 तो 4NS3, Cl2 भी है और Br2 भी है। मतलब क्या हुआ कि ऐसे सभी यौगिक, ऐसे सभी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होते हैं, लेकिन
वे जलीय विलयन में कैसे करते हैं, वे जलीय विलयन में भिन्न भिन्न प्रकार के आयंस देते हैं। तो जब भिन्न भिन्न प्रकार के आयंस होंगे तो कौन सी समावैधता हो जाएगी, यहां पर आयनिक समावैधता हो जाएगी या आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म हो जाएगी। क्लियर? मतलब इसकी जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर में आयंस भिन्नता उत्पन्न करते हैं। तो ओवरऑल हम ये कहेंगे ये पार्ट किसका है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का है। और ये नंबर 1 क्या आप आपने पढ़ लिया, आयनन समावैधता या फिर आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म आपने पढ़ ली। नंबर 2 अगला देखते हैं, यहां से एक आपको विशेष प्रकार की पढ़ा देते हैं, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। हाइड्रेट आइसोमेरिज्म या आपको बता दें कि ये स्पेशल टाइप की है, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म है। इसको हम आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म भी कह सकते हैं। इसमें क्या होगा कि अणुसूत्र समान होते हैं। डेफिनेशन सबकी वही है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसा होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा। लेकिन अब आउटसाइड या फिर इनसाइड, ठीक, जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर उपसह संयोजन परिसर के या तो अंदर और या तो बाहर किसकी भिन्नता होगी, वाटर के मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल जल के अणु में भिन्नता होगी, जल के अणुओं में भिन्नता होती है। तो ऐसी समावैधता को हम लोग क्या कहेंगे, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म बोलेंगे। बहुत आसान है, क्या है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, लेकिन जो उपसह संयोजन परिसर है उसके अंदर या फिर उसके बाहर जो जल के अणु हैं उनकी संख्या में भिन्नता पाई जाएगी। जब जल के अणुओं की संख्या में भिन्नता पाई जाती है तो फिर वहां पर क्या होती है, वहां पर हाइड्रेट आइसोमेरिज्म होती है, या हाइड्रेट या इसको हम आयनन समावैधता भी कह सकते हैं। एक एग्जांपल में दिखाऊं आपको, यहां से देखिए, यहां से CrH2O का होल 6, H2O का होल 6 एक कंपाउंड है। साथ में दूसरा कंपाउंड ले लेते हैं कि CrH2O का होल 5 कर दीजिए और ये Cl2 कर दीजिए, ठीक रहेगा, ठीक रहा। अब अगर Cl2 कर दिया है तो एक वाटर का मॉलिक्यूल तो बाहर निकाल लेंगे, कुछ कट तो नहीं हो रहा उधर का, ठीक। तो अब दो एग्जाम्पल आपके पास में है, इन दोनों को जरा गौर से देखिए। हाँ, निगाहें गड़ा लीजिए इसके ऊपर, कैसे देखना है आप लोगों को मालूम है, कौन सी निगाहों से देखना है। यहां पर देखिए कोऑर्डिनेशन ब्रैकेट के अंदर वाटर के मॉलिक्यूल कितने हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर इसकी कितनी है, 6 है, और यहां पर देखिए कितनी है, 5 है। इसका मतलब इनसाइड कोऑर्डिनेशन स्फीयर के इनसाइड ये नंबर और इस नंबर में क्या है, डिफरेंस है। मतलब जल के अणुओं की संख्या में क्या है, भिन्नता है। और अगर हम आउटसाइड को भी देख लें यहां पर, तो यहां पर वाटर का एक भी मॉलिक्यूल नहीं है, जबकि यहां पर वाटर का एक मॉलिक्यूल है। इसका मतलब दोनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन क्या चीज है कि जल के अणुओं की संख्या में भिन्नता पाई जा रही है। अतः यहां पर किस प्रकार की समावैधता हो जाएगी, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म हो जाएगी। तो दो प्रकार की आइसोमेरिज्म आपने तुरंत ही देख लिया और दोनों ही बहुत ही आसान है। तीसरी हम लोग देखते हैं लिंकेज आइसोमेरिज्म। लिंकेज आइसोमेरिज्म
डेफिनेशन वही रहेगी कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, लेकिन आपने देखिए एम्बिडेंट्स पढ़े थे। एम्बिडेंट्स में मैंने बताया था आपको कि ऐसे लिगेंड्स होते हैं जिनमें दो दाता परमाणु होते हैं, ऐसे लिगेंड्स होते हैं जिनमें दो डोनर एटम्स होते हैं, लेकिन जब वो बॉन्ड बनाते हैं तो बॉन्ड बनाते समय उनमें से केवल एक ही डोनर एटम बॉन्ड बनाता है, दूसरा वाला नहीं बनाता। उनको हम एम्बिडेंट्स कहते हैं। तो एम्बिडेंट्स इस प्रकार की आइसोमेरिज्म को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मैंने क्या लिखा यहां पर कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है और एम्बिडेंटेड लिगेंड shows linkage आइसोमेरिज्म। एम्बिडेंट्स जो होते हैं वो इस टाइप की आइसोमेरिज्म को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मैं दिखा दूं यहां पर कुछ एम्बिडेंट्स हैं, जैसे CN और दूसरा क्या हो जाएगा NC। मतलब एक कंपाउंड में अगर आप देखोगे तो इस प्रकार से ये होगा और दूसरे में इस प्रकार से होगा, तो सीधा सा मतलब होगा इसका कि वहां पर आइसोमेरिज्म कौन सी है, लिंकेज आइसोमेरिज्म होगी। नई बात समझ में आई। OCN इस प्रकार से, और इसका दूसरा NCO इस प्रकार से लगा हो सकता है, तीसरा SCN इस प्रकार से लगा हो सकता है, और इस प्रकार से ऐसे लगा हो सकता है। अगर एक में आप देखो इस तरह से, दूसरे में देखिए N से लगा हुआ है तीसरा, और एक और देख लो NO2 का, मान लीजिए एक में NO2 है तो दूसरे में ONO है। मतलब आप तुरंत ही जान जाओगे, सही है, पढ़ लो, तुरंत ही आपको पता चल जाएगा कि किस प्रकार की आइसोमेरिज्म इसके अंदर पाई जा रही है। मतलब दो कॉम्प्लेक्स होंगे, अगर इस प्रकार से इसमें एक में जुड़ा हुआ लिगेंड है और दूसरे में इस प्रकार से जुड़ा हुआ है। अगला कोई कंपाउंड हो जिसमें इस प्रकार से जुड़ा हो, O से जुड़ा हुआ हो, और अगले वाले में इस प्रकार से लिखा हो, तो तुरंत क्या है, बॉन्ड के जुड़ने का तरीका अलग हो जाएगा। कहने का मतलब है कि सेंट्रल मेटल आयन के साथ में बॉन्ड के जुड़ने का तरीका, लिगेंड में से डोनर एटम जो है उसके जुड़ने का अगर तरीका चेंज है तो फिर वहां पर लिंकेज आइसोमेरिज्म होगी। तो चलिए इसका एक एग्जांपल भी देखते हैं। एग्जांपल ले लेते हैं यहां से। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल बहुत इजी सा लेते हैं, कोबाल्ट NH3 का होल 5 और CN और इसके बाद में CH2। ठीक, अभी हमें इसमें कुछ नहीं करना है, आपको दिखाता हूं इसकी तुलना करा करके कि कोबाल्ट NH3 का होल 5 और ये केवल इतना कर दिया गया। तो दोनों को आप तुलना करके देख सकते हैं कि कैसे, चेक कर लो जरा। ठीक है, दोनों में देखिए यहां से कि ये देखिए साइनाइड और ये आइसोसाइनाइड, जुड़ने का तरीका यहां पर कैसा हो गया, चेंज हो गया। इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसलिए इसको हम लोग लिंकेज आइसोमेरिज्म बोलेंगे। कोई खास बात नहीं, केवल आपको देखना है अगर दोनों कॉम्प्लेक्सेस में सेंट्रल मेटल एटम के साथ में जुड़े हुए लिगेंड का जो डोनर एटम है वो किस प्रकार से जुड़ा है। अगर आपको इस तरह से दिखाई देता है तो इसका मतलब क्या है, यहां पर लिंकेज आइसोमेरिज्म है। इसके बाद में एक और आपको आइसोमेरिज्म यहां पर अगली, जिसको बोलेंगे लिगेंड आइसोमेरिज्म। सबसे आसान है लिगेंड आइसोमेरिज्म। लिगेंड आइसोमेरिज्म, लिगेंड आइसोमेरिज्म में क्या होगा कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा, लेकिन लिगेंड जो आपका यूज करोगे
उस लिगेंड में खुद के अंदर आइसोमेरिज्म होगी। जैसे एक एग्जांपल मैं बताऊं यहां से कि आप सेंट्रल मेटल ये और सेंट्रल मेटल एटम के साथ में आप यहां से एक लिगेंड लगाओगे डाइक्लोरो बेंजीन, एक कॉम्प्लेक्स ये दे दिया और इस कॉम्प्लेक्स के साथ में दूसरा मैंने सेंट्रल मेटल और ये देखिए। तो देखने से क्या मिल रहा है, देखिए लिगेंड है ये कितना 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन और ये कैसा हो गया 1,3 डाइक्लोरोबेंजीन। तो लिगेंड में ही तो आइसोमेरिज्म है और लिगेंड में जब आइसोमेरिज्म खुद के अंदर होगी तो वह लिगेंड आइसोमेरिज्म कहलाएगी। जैसे मैं यहां पर एक और देखता हूं एग्जांपल कि MPN, ये PN, MPN और दूसरी MTN, PN और TN, ये दोनों ही आइसोमेरिज्म को रिप्रेजेंट करेंगे। PN का मतलब प्रोपिलीन डाइएमीन, प्रोपिलीन डाइएमीन, PN का मतलब हो गया यहां से कि CH2NH2, CHNH2, प्रोपिलीन डाइएमीन। ठीक, क्या नाम इसका है, प्रोपिलीन डाइएमीन ये। और दूसरा आपको देखें यहां से ट्राइमेथिलीन डाइएमीन, CH2 CH2 CH2, ट्राइमेथिलीन डाइएमीन, इसको हम बोलेंगे TN और इसको हम बोलेंगे PN। तो दोनों के अगर देखो दोनों लिगेंड जो है इनके क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन इनके अंदर खुद में आइसोमेरिज्म है। देखिए यहां से पोजीशन आइसोमेरिज्म इसके अंदर है। कहने का मतलब ये है कि अगर कॉम्प्लेक्सेस के जो लिगेंड्स हैं वो स्वयं आइसोमेरिज्म को रिप्रेजेंट करें तो फिर उसको हम बोलेंगे क्या, तो फिर उसको हम बोलेंगे लिगेंड्स आइसोमेरिज्म बोलेंगे। अगली आइसोमेरिज्म हम लोग पढ़ेंगे कि चलिए अगली वाले के लिए हम लोग फिर से देखते हैं कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म है। आसान यहां पर थोड़ा टाइम की बेल बजने, घंटी बजने लगी है, डोंट वरी, ये मैं पढ़ा के ही जाऊंगा। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म बहुत ही आसान है, इतनी आसान है कि अब हम क्या बताएं, क्या कि ऐसे कॉम्प्लेक्स जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होते हैं, ऐसे कॉम्प्लेक्स जिसमें कैटायन और एनायन स्पेयर दोनों टाइप के हो, दोनों स्पेयर्स होंगे, कैटायनिक स्पेयर भी होगा और एनायनिक स्पेयर भी होगा। इसमें क्या होता है कि एक कैटायन से दूसरे एनायन के जो लिगेंड्स हैं उनका इंटरचेंज होता है। जैसे मैं यहां से एक देखिए सेंट्रल मेटल एटम और ये मैंने लिगेंड ले लिया और दूसरा मैंने इसका है M और ये N, तो इसमें इस ऐसी समावेशता है जिसमें क्या होता है लिगेंड्स का इंटरचेंज, कोऑर्डिनेशन स्पेयर के अंदर लिगेंड्स का इंटरचेंज होता है। इसमें दोनों प्रकार के कोऑर्डिनेशन स्पेयर्स होते हैं, एक होता है कैटायनिक स्पेयर और एक होता है एनायनिक स्पेयर। जैसे एक एग्जांपल यहां से ले लेता हूं, क्या एग्जांपल ले लेता हूं कि CuNH3 का होल 4, CuNH3 का होल 4 और दूसरा ले लेते हैं कि PtCl4, ये कॉम्प्लेक्स मैंने ले लिया, दो मैंने यहां पर कॉम्प्लेक्सेस ले लिए।
तो अब जब दोनों ले लिए हैं तो इसका टोटल चार्ज निकाल लीजिए। ये तो 0 हो गया, -4 = 4, मतलब टोटल चार्ज कितना आ गया इसका, टोटल पॉजिटिव चार्ज = 4, टोटल नेगेटिव चार्ज = 4। तो इसको कर लेंगे डिवाइड, मतलब यहां हो गया +2, यहां हो गया +2। तो अब यहां से आपसे पूछा भी जा सकता है कि इसके कितने आइसोमर्स पॉसिबल होंगे। तो देखिए सबसे पहले करना शुरू करते हैं इसका इंटरचेंज, और इसमें करते समय एक कॉम्प्लेक्स ऐसा भी बनेगा जो गलत होगा, उसको भी पहचानना होगा। तो चलिए सबसे पहला देखते हैं, इंटरचेंज स्टार्ट कर दीजिए। यहां से परमुटेशन कॉम्बिनेशन मेथड होता है, उससे हम लोग इसको चेंज करते हैं। तो यहां से बनेगा CuNH3 का होल थ्राइस, और इसका एक इसमें ले आइए तो ये Cl, और इधर से एक NH3 इसमें चला जाएगा तो PtNH3, और ये बनेगा Cl3। एक आपका ये हो, दूसरा CuNH3 का होल ट्वाइस कर दीजिए, और उसमें से Cl को ले लीजिए, यहां से PtNH3 का होल ट्वाइस, और ये Cl2। आ तो रहा ना ये सब, ठीक। अगले देखिए इसके और भी हैं, चेंज करिए, CuNH3 और ये Cl3 कर दीजिए। इसका दूसरा मैं यहां बना देता हूं, PtNH3 का होल थ्राइस, और ये बनेगा Cl। फिर अगला CuNH3 तो अब पूरी तरह से उसमें चला जाएगा, तो यहां पर बचेगा Cl4, और ये हो जाएगा PtNH3 का होल 4। ये 4 आइसोमर्स आपके सामने मैंने लिखे हैं, और इसमें से एक है गलत। कैसे गलत है, तो देखिए इसकी +2 और -1, तो इसके ऊपर जो चार्ज आया वो कैसा आया, टोटल चार्ज आया वो +1 आ गया। ये क्या आ गया, +1। इधर से +2 और -3 का मतलब चार्ज आ गया इस पे -1। तो डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन यहां पर पॉसिबल हो रहा है कि डाइपोल डाइपोल बन रहा है, यहां पर है तो कॉम्प्लेक्स तो एक्सिस्ट है, इसका मतलब ये सही है। दूसरा 2 है यहां पर प्लस का और 2 माइनस का, और इसका टोटल चार्ज आ गया 0। इसका टोटल चार्ज 0 आ गया, तो यहां से देखिए +2 -2, ये भी टोटल चार्ज हो गया 0। इसका मतलब ये वाला जो कॉम्प्लेक्स हमने बनाया है, ये जो आइसोमर्स बनाया है, ये कैसा हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन यहां पर डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन नहीं है, नो डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन, ड्यू टू दिस ये क्या होगा, नॉट एक्सिस्ट होगा। अगला +2 और -3, इसका मतलब ये -1 चार्ज हो गया। यहां पर देखिए +2 और -1, इसका मतलब +1 हो गया। यहां पर डाइपोल बन सकते हैं तो ये तो एक्सिस्ट करेगा, +2 और -4, तो ये -2, +2 ये हो गया 0, तो ये हो गया +2। अच्छा, एक चीज का और भी ध्यान रखेंगे इसके अंदर कि जैसे मैंने यहां पर नेगेटिव वाले को पहले लिख लिया है और पॉजिटिव वाले को बाद में लिख लिया, होगा क्या कि पॉजिटिव को पहले रखेंगे, नेगेटिव को बाद में रखेंगे। इस प्रकार से आपने देखा कि हमने आपको आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म और लिगेंड आइसोमेरिज्म, लिंकेज आइसोमेरिज्म और कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म को समझाने की कोशिश की है। आप सभी लोग इस वीडियो को 1-2 बार देखिए, और मुझे उम्मीद तो ऐसे ही है कि मतलब पहली बार में ही समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि ये कंटेंट बहुत ही इजी है। और आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इससे आपको कंटेंट अच्छा लगे तो आप इसको लाइक भी करिए।